नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की ताजा खबरों के साथ। पहली खबर भगवानपुर से। उत्तराखंड में हुए समिति चुनाव को गड़बड़ी की शिकायत के बाद माननीय हाईकोर्ट से चुनाव निष्कासित किया गया और दोबारा चुनाव की घोषणा की गई थी। लेकिन कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि समिति के अधिकारी कुछ प्रभावी लोगों के प्रभाव में आकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। हाल की घटना भगवानपुर के डाडा जलालपुर सहकारी समिति की है, जहां ग्रामीणों ने समिति के सचिव राहुल पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि समिति का जो परिसीमन हुआ था वहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हुई थी। उन्होंने बताया कि डाडा पट्टी, जो कि सिकरोडा से 5 गुना जनसंख्या और किसानों के मुकाबले कम है, उसमें 5 मेंबर बनाए गए, जबकि सिकरोडा में 3 में से 2 मेंबर रह गए। इसके अलावा डाडा जलालपुर गांव में भी 3 मेंबर थे, जिसमें से एक काटकर ग्राम पंचायत डाडा पट्टी के फरकपुर में लगा दिए गए, जिससे साफ तौर पर बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने कहा कि जो वोटर लिस्ट बनाई जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं लगाई गई है, क्योंकि अब दोबारा चुनाव की सूची तैयार की जा रही है, जिसमें 12 ख के अनुसार वोट नहीं बनाए गए हैं। वहीं जब सहकारी समिति के सचिव को देखा गया तो वो समिति के नदारत थे। वो कर्मचारी ने बताया कि सचिव साहब कहीं चले गए हैं और वोटर लिस्ट चस्पा क्यों नहीं हुई है, ये उन्हें भी नहीं मालूम था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों अंतिम लिस्ट अभी तक समितियों पर नहीं लगाई गई? क्या फिर से नए फर्जी वोट बनाने का कार्य अभी भी चल रहा है या कोई और कारण है? बहरहाल फिलहाल जिले पर भी चुनाव में धंधाली की चर्चाएं आम है और तयशुदा कार्यक्रम मुताबिक वोटर लिस्ट चरपा पर नाव ग्रामीणों के उन आरोपों को बल दे रहे हैं जो चुनाव में धांधली को लेकर लगाते चले आ रहे हैं। हमारे सचिव साहब है, वो ये बोल के गए कि मैं अधिकारी लोगों से बात करके साहब लोगों से बता रहा हूँ, और अभी तक तो आए नहीं वो। सूची लगने का समय क्या था? 10:30 बजे का टाइम था सर। अब क्या टाइम? 1 बज गया सर। इस बारे में एमडी साहब को ही बताया, हम नहीं बता सकते इस बारे में। सॉरी, आपको जान नहीं सर, जानकारी नहीं है इस अच्छा, बारे कोई में। किसी प्रकार नहीं सर, कोई घटना नहीं घटी ऐसी। हाथापाई किसी नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। ये मामला पहले भी चुनाव हुआ धांधलेबाजी से चुनाव हुआ था। हाई कोर्ट ने वो निरस्त कर दिया। अब हाई कोर्ट ने आदेश जो किए हैं 12 ख के आधार पर किए हैं। यदि मेरे भी 12 ख के अंदर नहीं आता हूँ, मेरी भी वोट निरस्त की जाए। तो ये जो वोट फर्जी बनवाई जा रही, जो खाद की दो पर्चियां बनवा दे, क्या तो सब काश्तकारों की लागू होनी चाहिए जिस पर पर्चियां भी नहीं है। तो फर्जी वोट फर्जी एमडी क्या गया? जी, मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा। सूची भी नहीं लगाई इसने। तो अब क्या सूची का समय 10:30 बजे था। डाडा जलालपुर पे फर्जी वोट बना के 12 ख का उल्लंघन करना चाह रहे हैं, जो हाईकोर्ट का आदेश है, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारी अधिकारियों से सबसे अपील है कि 12 ख के तहत ही चुनाव कराया जाए, हमारी और कोई समस्या नहीं है। इसमें कुछ डाडा पट्टी के लोग लिप्त हैं। इनमें जो चेयरमैन के दावेदार राजेश सैनी जी हैं, वो ये चाह रहे हैं कि उन्होंने एक सिकरोडे का डायरेक्टर कटवा के अपने गाँव में लिप्त कराया है और एक डाडा जलालपुर का डायरेक्टर कटवा के फरकपुर में कराया है। वो चाह रहे हैं कि केवल डाडा पट्टी में ही 5 डायरेक्टर होंगे, उसमें कोई ना कोई जिले के अधिकारी भी लिप्त हैं, जिससे ये हुआ है। नहीं तो हम भी, हमारी 61 साल की उम्र है, हम भी देखते आ रहे हैं कि 3 डायरेक्टर यहाँ सिकरोडे के हैं, 3 डाडा जलालपुर के हैं, क्योंकि ये बड़े गाँव हैं। एक हमारे गाँव फरकपुर का है। एक अगली खबर उधम सिंह नगर से। खटीमा लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सावित्री चंद्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रयाग में 40 से 50 दिन चलने वाले महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग के द्वारा लगातार सेवा की गई, जिसमें लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवा और दवा वितरण किया गया। लगभग 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई और लगभग 2 लाख श्रद्धालु के रुकने के लिए व्यवस्था की गई। ये सब डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में किया गया। वहीं उनका कहना था कि वो हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकारियों के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। वो चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। के नशे में चूर होकर जो रुड़की से विधायक हैं प्रदीप बत्रा, उन्होंने जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी नगर निगम के, उसमें जिस तरीके से जो बर्ताव एक पत्रकारों के साथ उन्होंने किया है वो बहुत निंदनीय है। बल्कि निंदनीय नहीं, मैं ये कहूँगा कि वो दंडनीय है। भाई, राष्ट्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। आखिर क्या घालमेल करना चाह रहे थे? क्यों आप पत्रकारों को दूर रखना चाह रहे थे उस बोर्ड की मीटिंग से? ये एक बड़ा सवाल है। प्रदीप बत्रा जी या सत्ता के अगर वो इस नशे में होंगे, उन्हें मुगालता दूर कर दे प्रदीप बत्रा जी। पत्रकार जो है संघर्षों से उसका कार्य ही संघर्ष करना है। जब वो जनता को, जो दबे कुचले लोगों को न्याय दिलवा सकता है, जो सत्ता के आपके जैसे, आप तो महज एक विधायक हो, बहुत से बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि जो है ना, जो केंद्र के लोग
अगली खबर मसूरी से। मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी के गांधी चौक पर स्थानीय लोगों और देश विदेश से मसूरी में आ रहे पर्यटकों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया गया। मसूरी कोतवाल संतोष कंवर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के दिशा निर्देशानुसार वर्तमान में संपूर्ण उत्तराखंड में समाज में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकथाम व आम जनता को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी पुलिस द्वारा विभिन्न चौक में जाकर पुलिस द्वारा नशे को जागरूक किया जा रहा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने ड्रग्स की देवभूमि मिशन 2025 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य को 2025 तक नशा मुक्त बनाना है। इस अभियान में राज्य पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस विभाग नशे के तस्करों, नशे की लत से पीड़ित व्यक्तियों और इस सामाजिक समस्या से निपटने के लिए विभिन्न प्रयासों को लागू कर रही है। पुलिस ने उत्तराखंड में नशे की तस्करी और अवैध पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। साथ ही पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान भी चलाया है जहां नशे की तस्करी हो रही थी। साथ ही उन क्षेत्रों में विशेष राउंड अप अभियान चलाए हैं जहां नशे का सेवन अधिक होता है, जैसे कि सार्वजनिक स्थल, युवा मंडल आदि। पुलिस विभाग न केवल नशे के मामलों को रोक रही बल्कि पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में विशेष अभियान भी हो रहे हैं, जिसमें नशे के खतरे के बारे में छात्रों को जानकारी दी जा रही है। पुलिस ने स्थानीय समुदायों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोग अधिक से अधिक जान सकें। पुलिस ने नशे के मामलों से निपटने के लिए विशेष दलों का भी गठन किया है, जो कि समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन दलों की मुख्य जिम्मेदारी नशे के मामले की जांच और तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना है। होंगे इस बैनर में, देहरादून पुलिस का ये बैनर है, ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025। ये हमारी राज्य सरकार ने ये तय किया है कि 2025 को हम जो है संपूर्ण उत्तराखंड राज्य से इस राज्य को ड्रग्स फ्री कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। इसी कड़ी में हमारे पुलिस के अधिकारियों द्वारा भी और आप जैसे गणमान्य व्यक्तियों की मदद से हम लोग जो है इस मिशन में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने राज्य उत्तराखंड को, जो एक देवभूमि प्रदेश भी कहलाता है, इसको नशा मुक्त करने में जो है सफल होंगे। इसी कड़ी में हमारे जगह जगह हम लोग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर मसूरी के लाइब्रेरी चौक में हवा महल। अगली खबर मसूरी के चारधाम यात्रा के बारे में। मसूरी में चारधाम यात्रा में पंजीकरण के साथ साथ डिक्लेरेशन फॉर्म की अनिवार्यता का ट्रांसपोर्ट यूनियन ने विरोध किया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार द्वारा टैक्सी कार संचालकों के लिए बनाए गए नियमों का उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने विरोध शुरू कर दिया, जिसको लेकर मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि अगर सरकार ने टैक्सी कार संचालकों के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन नहीं किया तो पूरे प्रदेश में टैक्सी मैक्सी महासंघ के साथ प्रदेश के अन्य ट्रांसपोर्ट यूनियन भी चारधाम यात्रा का विरोध करेगी और अगर उसके बाद भी सरकार ने नियमों को बदला नहीं तो प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। बता दें कि आगामी चारधाम यात्रा में व्यवस्था बनाने जाने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ स्व प्रमाणित यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा। इस पत्र में वाहन में सवार यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्थाओं का ब्यौरा शामिल होगा। ये फॉर्म जगह न करने पर वाहनों को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरे चेक पोस्ट पर वाहन रुकवा दिए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। इस साल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। पिछले साल यात्रा की शुरुआत में प्रशासन को भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस बार प्रशासन डिक्लेरेशन फॉर्म को भी अनिवार्य करने जा रहा है। यातायात निदेशक IG अरुण मोहन जोशी ने बताया कि इस फॉर्म में यात्रा के जाने वाले लोगों के रहने खाने आदि की व्यवस्था पूरी जानकारी दी जाएगी। जो नियम अभी उत्तराखंड सरकार ने किया है कि चारधाम यात्रा में जो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको देना पड़ेगा यात्री को, पहले तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरी किया था और अब उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी किया कि आप कहाँ रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे, कहाँ आपको रुकना होगा। ये सब चीज़ जो बाध्यताएं की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा टूरिस्टों के लिए चारधाम यात्रा के लिए, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और अगर इन्होंने इस प्रकार के इस नियम को वापस नहीं लिया तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और पूरे चारधाम का हम लोग विरोध करेंगे, पूरे उत्तराखंड से। दिक्कतें जैसे आप बता रहे हैं कि नियम बना दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे में तो बहुत दिक्कतें होनी है। सरकार ने पहले तो की थी कि आपको रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है। अब रजिस्ट्रेशन के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म एक किया कि आप कौन से होटल में ठहरेंगे, कौन से ढाबे में खाएंगे, कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे, कौन से होम स्टे में रुकेंगे। अगली खबर काशीपुर से। सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने
सिख संगत और गुरुद्वारा सिंह सभा के नेतृत्व में नगर के महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर ऋषिकेश में 100 से अधिक लोगों द्वारा एक सिख नवयुवक के साथ मारपीट और उसके साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भेजा। उप जिलाधिकारी को भी सौंपकर मांगा कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज ऋषिकेश की घटना से आक्रोशित सिख समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर ऐसे अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर एसडीएम अभय प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक ने तीखे स्वर में कहा कि इस तरह की घटनाओं से पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऋषिकेश में सिख समाज से एक नवयुवक को 100 से 150 लोगों ने सड़क पर घसीटकर बाल पकड़कर और पगड़ी उतारकर जो जघन्य अपराध किया है, इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। ऐसे अपराधियों को खुली हवा में घूमने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कोई और व्यक्ति के साथ ये अपराध वापस से ना हो। जिसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से काफी बड़ी मात्रा में जो प्रतिबंधित और अवैध जो नशीले इंजेक्शन इनकी बरामदगी की गई है। काफी लंबे समय से ये जो दोनों अभियुक्त है इनके बारे में अवैध इंजेक्शन खरीद के लाते हैं और हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में जो है उसको सप्लाई करते हैं। इनमें से जो एक अभियुक्त है अनस, ये पूर्व में भी थाना। अगली खबर हल्द्वानी से। यहाँ नैनीताल पुलिस ने ड्रग्स की देवभूमि मिशन 2025 के तहत नशा तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 250 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पकड़े गए दोनों आरोपियों का संबंध हल्द्वानी के बन भूलपुरा क्षेत्र में है। इन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने 3 पानी बाईपाई पर चौकिंग अभियान शुरू किया था। इस दौरान 3 पानी स्थित भट्ट क्रेन सर्विस के पास 2 युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने घेर लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 250 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि ये नशीले इंजेक्शन दिलशाद नामक व्यक्ति से खरीदकर हल्द्वानी में ऊंचे दामों पर बेचते थे। एक आरोपी पहले भी अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में जेल जा चुका है और उसके खिलाफ नशीले इंजेक्शनों की खरीद फरोख्त को लेकर कई शिकायतें भी दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया, जिसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से काफी बड़ी मात्रा में जो प्रतिबंधित और अवैध जो नशीले इंजेक्शन इनकी बरामदगी की गई है। काफी लंबे समय से ये जो दोनों अभियुक्त है इनके बारे में अवैध इंजेक्शन खरीद के लाते हैं और हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में जो है उसको सप्लाई करते हैं। इनमें से जो एक अभियुक्त है अनस, ये पूर्व में भी थाना बनभूलपुरा से एक केस में जेल जा चुका है। बाकी जो दूसरा अभियुक्त है उसकी हिस्ट्री। अगली खबर जसपुर से। जसपुर नगर पालिका परिषद की तीसरी बोर्ड बैठक आज पालिका सभागार में संपन्न हुई, जिसमें जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान, जसपुर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट, अधिशासी अधिकारी शाहिद अली के साथ बार के समस्त सभासद मौजूद रहे। बैठक में वर्ष 2025-26 का वित्तीय बजट प्रस्ताव भी रखा गया, जिसका अनुमोदन किया गया। बजट में 41 करोड़ की आय में 38 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड मीटिंग एजेंडा में 12 बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पास किए गए, जिसमें जनता के चिकित्सा सुविधा स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ 2 एम्बुलेंस के साथ नगर में स्थित तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के अंतर्गत डीपीआर तैयार कर धन आवंटन हेतु शासन को प्रस्ताव किया गया। साथ ही ई नगर पालिका क्षेत्र में 250 विद्युत पोल, नाले, नालियों की तली झाड़, डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए 20 ई रिक्शा, 200 हैंडपंप नए। जिन क्षेत्रों में वाटर पाइपलाइन नहीं है उन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछवाने व डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले ठेका सफाई कर्मचारी को 1 माह में बेहतर सफाई व्यवस्था सुचारू करने के आदेश दिए गए। तीसरी बैठक थी, इसमें हमने 2 एम्बुलेंस पास करी है शहर की व्यवस्था को देखते हुए और 100 फ्रीजर पास करे हैं शहर की व्यवस्था को देखते हुए, और इसमें हमने तली झाड़ नाली की सफाई का प्रस्ताव पास करा है। शहर में जो हेडपम्प 200 लगने हैं वो 200 हेडपम्प पास कराए हैं पानी की व्यवस्था को देख के, जल की व्यवस्था को देखते हैं। और शहर के जो डोर टू डोर ठेकेदार है उसकी शिकायत काफ़ी चल रही सफाई व्यवस्था को देखते हुए, उसका हमने 30 दिन में टेंडर निरस्त करने का वो करा है अगर वो अपनी सफाई व्यवस्था नहीं सुधारता तो।